हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। और यार एग्जाम्स जो है ना बहुत पास आ गए हैं, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3.25 महीने के आसपास बचे हैं हमारे पास। और इस समय पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार रिवीजन करे, आगे का पढ़े, कैसे करें। इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि डिटेल लेक्चर जो इस चैनल पर टर्म 2 के आ रहे हैं उसको तो पढ़ते जाइए, साथ साथ में बुक 1 के जो वन शॉट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट्स है, यहां से आपको पूरा का पूरा हेल्प मिल रहा होगा। आप इस चैनल पे पिछले टर्म्स वाले बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, आपको वहां दिख रहा होगा किस तरीके से आपके जो फ्रेंड्स है वो 100 on 100 फिजिक्स में लेकर आए हैं। आपको भी लेके आना है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए होगा। शुरुआत करते हैं। सो यस बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर। अब मैं आप लोगों के सामने ये वन शॉट सीरीज लेके आया हूं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है इनको तो ये आपके वन शॉट जो है रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी कर लेंगे बेटा, बहुत यहां पर ना डिटेल्ड है, बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगा। लेकिन यार मैं आपको बता दूं कि ये ना थोड़ा तेजी के साथ मैं करवा रहा हूँ, उतना धीरे नहीं हो रहा होगा। तो आप एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस जो है उसके लिए हम अलग से, इसमें कुछ क्वेश्चंस है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए अलग से हमारी सीरीज चल रही होगी, तो आप लोगों को वो फॉलो करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे वो एक बारी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यार हम लोग इधर इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज, मेथड्स इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गॉस थ्योरम पढ़ रहे होंगे। हम लोग यहां पर ये सब चीज कर रहे होंगे। अगर आप देखोगे तो यार ध्यान से देखो, पीपीटी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करी है, मेहनत लगती है बेटा, है ना। तो आप लोग बस मेहनत करिए और मार्क्स जब आप एग्जाम में लेके आएंगे ना, मुझे लगेगा यार मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है ना। सपोर्ट आप लोगों ने करना है, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे ना इसको, मैं बता रहा हूं उतना ही ज्यादा कंटेंट मैं लेके आऊंगा, उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट होता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पर आपको नोट्स, आपके डीपीपीस सब कुछ मिल रहा होगा। एक डेडिकेशन के साथ मैं भी लगता हूं, आप लोग भी लग गए, आज से भी शुरू करेंगे ना तो फोड़ देंगे फिजिक्स में यार। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कोई भी अगर मैटर है तो उस मैटर की ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो सर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप सीधा सीधा लिख दो, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बच्चों अगर आप यहां से देखेंगे तो दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस और डेफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज और कौन सी नेगेटिवली। अगर मैं कह रहा हूं एक बॉडी में 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप कहेंगे सर ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो नेट चार्ज 0 है बेटा। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए तो आप कहेंगे सर वो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो आप कहेंगे सर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे सो वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे तो एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का क्या मतलब है बच्चों? एडिटिव नेचर का क्या मतलब है बेटा? एडिटिव नेचर का यह मतलब है, अगर आप यहां पर चार्ज का यूनिट देखेंगे मेरे पास से, तो मैं आपको बता दूं इसका जनरली जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। सी को आप कैपिटल लिखेंगे, इधर आपका सी स्मॉल में होगा, राइट है जी। वैसे तो आप आगे जाओगे तो एब कूलम्ब, स्टैग कूलम्ब, फराडे और यूनिट ऑफ चार्ज, वो सब चीज भी आता है, बट अभी आप यहां पर कूलम्ब देखो। एडिटिव नेचर में यह कि अगर एक बॉडी के पास 4 यूनिट चार्ज है और एक के पास -2 यूनिट या -3 यूनिट चार्ज है, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो नेट चार्ज जो बचेगा वो सिर्फ 1 यूनिट बचेगा। यानी कि ये अगर 4 यूनिट चार्ज है बच्चे,
इधर -3 यूनिट है, तो मेरे पास नेट जो बनेगा वो 1 यूनिट, जैसे अलजेब्रिक सम होता है, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। दूसरा अगर आप देखेंगे यहां पर, तो दूसरे में आपके पास आएगा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्जेस। क्या आएगा बच्चे? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्जेस। सर ये कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि नेट चार्ज ऑन या ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी remains conserved, of an isolated body remains conserved। बेटा आइसोलेटेड बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर मैं बोल रहा हूं कि सर एक ही बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग बॉडीज है, ठीक है ना, इसका पहले +2 चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +6 है और -4 है। इधर नेट चार्ज कितना है बेटा? 6 + 2 8, 8 - 7 1 कूलम। अब क्या हो सकता है ना, जैसे मान लो ये 2 का 1 हो गया, ये 2 का 1 हो गया, ये 6 का 5 हो गया, और ये -3 का सपोज करो -2 हो गया। नेट देखो ना, यहां पर नेट कितना था, यहां पर क्यू नेट कितना है? 1 कूलम या 1 यूनिट। इधर देखो 5 + 1 6, 6 - 2 4, तो इधर क्या आएगा? -5। बात समझ में आ रही है? इधर क्या आ जाएगा? देखो 5 - 5 0 हो गया, -2 + 1 -1। ओके, नो 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 नो, इधर -3 आ जाएगा। कैसे? 5 - 2 3, 3 - 3 0 और 1, राइट है जी। देखो 1 + 5 6, 6 - 5 +1। तो ये आपका कंजर्वेटिव नेचर है कि सर आपको नेट चार्ज को हमेशा सेम रखना है, इधर भी पहले 1 कूलम, इधर भी पहले 1 कूलम। सो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी के अंदर बेटा तीसरी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्जेस। दैट इज क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्जेस। बेटा सर ये क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। ये कहता है सर Q बराबर ± NE। ये कहता है सर Q बराबर ± NE। मतलब ये बेटा कि चार्ज ऑन एनी क्वांटिटी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं बेटा, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 या 4 ऐसे जा सकते हैं। आधा 1.5 2.5 ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे। ये लेकिन कब, कहां के लिए पॉसिबिलिटी है बेटा? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। आगे आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये वैलिड नहीं है। नाउ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग का क्या मतलब है? आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा ना, तो ये आप लोगों को कमेंट में लिखना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना, अपने को मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है, एटलीस्ट आई एम एबल टू हेल्प सम स्टूडेंट्स, राइट। देखिए बच्चे, सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास आएगा दैट इज, कुछ भी ले लो, मैं आपको कंडक्शन की बात कर लेता हूं। इसमें क्या होगा यार, इसमें एक चार्ज बॉडी या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच करते हैं, ठीक है ना। हमारे बोर्ड्स में क्या है, आइडेंटिकल बॉडीज का है। वैसे तो आप अगर आगे देखोगे तो पोटेंशियल सेम होता है, तो आइडेंटिकल नहीं भी हो, मतलब आपका उसका चार्जेस अलग होगा और रेडियस जो है ना वो भी अलग हो, बॉडी आइडेंटिकल हो, समझ में आता है वो। लेकिन अभी फिलहाल वो यहां पर है नहीं, तो जो बोर्ड्स में है हम वही पढ़ेंगे, बिल्कुल डेडिकेटेड टू बोर्ड्स पढ़ेंगे यहां पर। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कहा यार एक बॉडी के ऊपर चार्ज Q है या Q1 है, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है उसके ऊपर चार्ज Q2 है। दोनों को अगर मैं टच करता हूं तो इधर मेरे पास Q नेट कितना बचता है, तो आप पता क्या करेंगे, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी Q1 + Q2/2। असल में ये क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर इस पीपीटी में डाला भी हुआ है, राइट बच्चों। ये तो
आपस में कांटेक्ट की बात हो गई, व्हाट इफ हम कांटेक्ट ही ना करें, व्हाट इफ हम कांटेक्ट ही ना करें? उस केस में मैं आपको जरा ये समझाऊं। सपोज करो ये बॉडी, ठीक है ना, एक मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग बॉडी है और ये दूसरी भी। अब सबको पता है कंडक्टर क्या है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, सपोज करते हैं ये दोनों न्यूट्रल है इनिशियली। अब क्या होगा, इधर मैंने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया, इधर मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया। इसको कुछ इस तरीके से आप ले लो कि जैसे ये पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं। एक लड़की आई जिंदगी में तो ये बन गए पति पत्नी और वो, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला बंदा जो है ये इसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना भाई, इसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसमें से पॉजिटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को खुद से दूर भगा देगा। ये भाई साहब बड़े मजे में, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन इनकी तरफ हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल इस रॉड को यहीं पर रहने देते हैं और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये वैसे ही है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी दूरी आ चुकी है बेटा, हम देख पा रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी दूरी आ चुकी है। इसकी वजह से ये अपना पॉजिटिव इधर है और ये अपना नेगेटिव इधर है। लेकिन अब इन भाई साहब को पता चलता है कि वो मैडम तो हेडफोन्स पे बात कर रही थी, हंस हंस के, इनसे बात नहीं कर रही। तो ये मैडम अपना खिसक लेती है, दोनों के बीच में दूरी बना दी और खिसक लेती है। तो ये जो भैया है इनको क्या लगता है, इनको ये लगता है कि यार ऑप्शन कुछ है नहीं तो अपना जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये दीदी भी है भाई, इमोशनली तो ये भी अटैच्ड है, तो दीदी भी देखती तो है, सोचती तो है यार आई शुड गिव हिम अ सिंगल चांस। लेकिन अगर मुझ जैसा प्रोफेसर उसकी लाइफ में हो तो क्या वो वापस आने देगा उसको? वो हट चुका है। दीदी का दिमाग मैंने भर दिया कि सिंगल लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी होती है और फाइनली दोनों लोग अभी सिंगल जी रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कंडक्शन वाली कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, इंडक्शन वाली कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गई कि भैया बॉडीज को इसको इसके साथ टच भी नहीं करा, उसके बावजूद भी इसने इसको चार्ज कर दिया, राइट। एक फिनोमेना इसमें होता है हमारे पास, दैट इज अर्थिंग, दैट इज अर्थिंग। सर अर्थिंग क्या होता है? अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं तो अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज है तो मैं उसको न्यूट्रल करूंगा, नलिफाई करूंगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है सरफेस पे, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैं एक कंडक्टिंग बॉडी हूं, ठीक है ना, मेरे थ्रू जो है अर्थ क्या कर लेगा, इससे ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा। इसको आप अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट है जी। अब वो कहता है यार अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस होना तो अर्थ मेरे ही थ्रू उसको नेगेटिव चार्ज दे देगा बेटा। ये नेगेटिव लिया तो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव दिया तो भी न्यूट्रल हो गया, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कि अर्थिंग हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
हमारे पास एक अपैरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ये जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्जेस। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्जेस बेटा। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्जेस। राइट है जी। अब तक आपने ये पढ़ लिया, कुछ एक दो सवाल कर लेते फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, if 10 raised to the power 9 electron move out of a body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? आप लोग पॉज करके कर सकते हो, मैं एक बार कराता हूं आपको, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है बेटा। 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता ही है, Q बराबर NE। एक सेकंड में 10 raised to the power, देखो 10 रेज टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो एक सेकेंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में निकलेगा बेटा? 1/10 रेज टू दी पावर 9 सेकेंड, और आई कैन से 10 रेज टू दी पावर -9 सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन। वो कहता है सर मुझे एक कुलाम्ब को बॉडी से निकालना है, 1 कुलाम्ब। उसके लिए मुझे पता तो रहना चाहिए ना कि एक कुलाम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे आपको बता दूं, आप यही से निकाल सकते हो, Q बराबर NE से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज, 1 कूलम्ब है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है बेटा। ये तो आपको पता रहना चाहिए, और ये अगर आप सॉल्व करते हो, सो दिस इज इतना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यूनिटरी मेथड से अगर मुझे इतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना होगा तो टाइम कितना लगेगा? सर 10 की पावर -9 को आप इससे मल्टीप्लाई कर, 10 की पावर 18, तो ये आ गया 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड। अब एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा आंसर इतना आ गया, मैं इतना भी छोड़ दूंगा ना चलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते थे ना, उसमें ऑप्शन में आया 198 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, या अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी की किताब का है, आप इसको अप्रोक्सीमेशन में, मेरे को याद है आपको नहीं भी याद है तो भैया ये वाला आंसर सबसे बढ़िया है, आपने सेकंड में छोड़ दिया। यस, इतना टाइम लगेगा एक कूलम्ब के चार्ज को बॉडी से बाहर निकालने में, अगर वो एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। आई होप, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। एक और सवाल है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर जहां पर भी जिस भी बैच में मैं पढ़ाता हूं, रेगुलर बैच में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन मैं जरूर कराता हूं और कहता हूं बेटा ये आप लोगों को करना चाहिए, मस्ट है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर? पानी के एक कप में कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपकी मर्जी है, आप एग्जाम्पल कितना भी ले सकते हो, कप का 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। एनसीईआरटी के तहत मैं ले लेता हूं कि एक कप में मान लेते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर मानिए H2O, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो मोलर मास है बेटा, वो कितना होगा भैया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1+1, ऑक्सीजन 8, सॉरी ऑक्सीजन 16, आंसर आया 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा बेटा वो कितना होगा 250 ग्राम में, बाई 250/18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole is Na मानी एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतना मोल्स कितना होगा भैया? अरे भैया यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर दो ना, 250/18 इंटू 6.023 10 की पावर 23। बात तो सही है सर। 1 मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 इसके 8 इसके, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? बराबर है भैया, कितना हुआ? 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
भैया इतने मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 प्रोटॉन्स है, तो भैया ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। अब पूरी कैलकुलेशन यहां मैं नहीं कराऊंगा, उसने हमसे ये नहीं पूछा है, उसने हमसे कहा हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। भैया QE बराबर NE इंटू ई, QP बराबर NP इंटू ई आएगा सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है प्रोटॉन पे भी मैग्नीट्यूड उसका सेम ही होता है, और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तभी न्यूट्रल हो गए। सर ये कर दो मल्टीप्लाई, कितना 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, और भैया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो होता है इतना, तो चाहे ये कर लो ये भी उतना ही है, कूलाम्ब और लगा दिया मैंने आगे। तो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आप इस सवाल को जरूर लगाइएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कूलाम्ब्स लॉ की तरफ। सर कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है? 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए Q1 और Q2, R दूरी पर रखे हुए। बेटा दो चीजों को ध्यान में रखना। पहली बात, बैठ के नहीं पढ़ा रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस सिर्फ अपनी मेहनत बता रहा हूं आप लोगों को। खड़े होके पढ़ाने में जो एनर्जी लगती है ना, वो एनर्जी बैठ के पढ़ाने में नहीं लगती है। एक वो चीज, जब तक लेक्चर शुरू हुआ था जब तक एंड होगा आपको एनर्जी सेम दिख रही होगी। दूसरी बात, पीपीटी बनाई है। तीसरी बात, नोट्स सामने खोल के ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा। चौथी बात, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझदार आप खुद है। कूलाम्ब्स लॉ ये कहता है कि सर 2 पॉइंट चार्जेस मेरे सामने रखे हुए, ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्जेस मेरे सामने रखे हुए, R दूरी पर रखे हुए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा दोनों के मैग्नीट्यूड इनवर्सली R²। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दूं तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आपको पता हो तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। यहां पर अगर आप बताऊं तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सर यूनिट जरूर लिखिएगा, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और अगर मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। उल्टा बिल्कुल इसका। कूलाम्ब्स लॉ के लिए, वैलिडिटी के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस का होना मस्ट है। कुछ दूरी पर रखे हुए फोर्स लग रहा है KQ1Q2/R²। जनरली आप इसको F बराबर KQ1Q2/R² भी लिख रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो ये चीज हो गई बच्चे। दूसरा ये कि अगर आप इसी पूरे सिस्टम को उठा के, आपने इसको उठाया और किसी और मीडियम में डाल दिया, उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है दैट इज कुछ K। ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। अब जो इसका चार्ज होगा, फोर्स हो जाएगा ना बेटा, वो उस मीडियम में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। जिस तरीके से ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था बेटा, उसी तरीके से ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और मैं आपको बता दूं कि सर एप्सिलॉन जो होता है ना वो K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो K एप्सिलॉन। किस तरीके से, कैसे पता चलेगा? अभी कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, रहने देते। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1Q2/R²। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक काम करता हूं, ये वैक्यूम बोल लो चाहे एयर बोल लो, ये उसका फोर्स है, ये मीडियम में फोर्स है, मैं दोनों को डिवाइड मार देता हूं। राइट, मैं दोनों को डिवाइड मार देता हूं। तो सर एफ इन मीडियम ओवर एफ इन वैक्यूम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 by R square अपॉन 1 by 4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 by R square। सर ये तो कट जाएगा, 1 by 4 pi 1 by 4 pi भी कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। या एक काम करो, उल्टा कर दो, एफ इन वैक्यूम बाय एफ इन मीडियम अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा भैया, एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? और जहां पर दो चीजों का रेशियो आ जाए फिजिक्स में, रिलेशन तो आएगा ही आएगा। वैसे भी रिलेटिव का तो काम ही होता है कंपैरिजन करना, यहां पर भी कंपैरिजन हो गया। इसको अपन के बोलते हैं या फिर एप्साइलन आर बोलते हैं, या तो आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, या तो आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, या फिर आप इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, या फिर आप इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो बेटा। तो अगर आप यहां से भी देखोगे ना, प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, तो आप ये कह सकते हो कि सर फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू के। तो आई कैन से या तो एप्साइलन बराबर के एप्साइलन नॉट, या यू कह दो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम बाय के। सर अगर वैक्यूम में दो पार्टिकल्स के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, सेम दूरी पर रखे गए हैं, वही दोनों पार्टिकल्स अगर आप किसी और मीडियम में रखते हैं तो उनके ऊपर फोर्स डिवाइड बाय के हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि परमिटिविटी जो है ना वो के टाइम्स बढ़ गई और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बट वैसे फोर्स कम हो जाएगा के टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। कूलम्ब्स लॉ का मतलब समझ में आ गया। कूलम्ब्स लॉ के जस्ट बाद यहां पर हमारे पास आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट? एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, यहां पर आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो मैंने कहा सर दो चार्जेस है, पहले तो एक ही को ले लो, Q1 Q2, R दूरी पर है। सर अगर दोनों पॉजिटिव या सेम नेचर के है तो 1 2 को भाई रिपेल करेगा। मैं इसको लिख लेता हूं F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। याद रखना ये कुछ टर्म्स होते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और वहीं पर अगर मैं बोलूं आपको तो 2 वाला 1 वाले को रिपेल करेगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बच्चों एक बात बताऊं आपको, फोर्स तो जनरली क्या हो गया के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लेकिन अगर डायरेक्शन आती है तो फोर्स या तो इधर आएगा या इधर लगेगा, मानी उस लाइन के अलोंग ही लग रहा होगा। तो सर R कैप ले लो, और आपको बता दूं वेक्टर जो कैप होता है वो R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो सर F आएगा के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और आई कैन से के Q1 Q2 बाय R क्यूब R वेक्टर। वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर के साथ वेक्टर लगाना अगर आप भूल गए वेक्टर के साथ तो प्रॉब्लम फिर मेरी नहीं है, प्रॉब्लम आप ही लोगों की है, मार्क्स कट जाएंगे सीधा सीधा। बोर्ड जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो सब्जेक्टिव पे भी पूरा फोकस करना है, थ्योरी भी पूरी लिखनी पड़ेगी। आपको यहां से ये चीज समझ में आ गया। और आपको मैं बता दूं बेटा, ध्यान से देखना, ये जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है ना, F on 1 ड्यू टू 2 बोलो चाहे F on 2 ड्यू टू 1 बोलो, ये बराबर होता है बेटा, बस इनका जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट है। और अगर डायरेक्शन को ऑपोजिट लिखना है ना भैया तो आप F12 बराबर माइनस F21 लिख देंगे। एंड आई होप दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। यहां से अगर आप देखोगे ना तो एक सवाल आया आपके पास कि सर टू सिमिलरली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force of 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन। अच्छा, फोर्स कितना है? 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन, ये भी ठीक है। एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर दोनों को टच करता है, पहले ए से टच करते हैं। देखो मान लेते हैं इस पे भी क्यू चार्ज है, मान लेते हैं इस पे भी क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ आर दूरी है बेटा,
और फोर्स लगता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। एक अनचार्ज स्फीयर आया सी जो पहले ए से टच करता है और फिर दोनों के बीचों बीच हमने रख दिया। ठीक है भैया, ये भी कर लेते हैं। सर वो जो सी वाला पार्टिकल है वो पहले इससे टच करता हूं, क्यू अनचार्ज मानी जीरो, और मैंने आपको कंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सिखाया था चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब क्यू नेट जो आएगा वो क्यू प्लस 0/2 मानी दोनों पे क्यू बाई टू हो जाएगा। तो सर यहां पर भी क्यू/2, r/2 दूरी पर भी क्यू/2, ठीक है ना, और उससे r/2 दूरी पर तो क्यू ही रखा होगा। अब इस वाले पर कितना फोर्स लगेगा? बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये वाला तो इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये F1, मान लेते हैं ये F2। F1 कितना है बेटा? के Q1 माने Q/2, Q2 माने Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, मानी के क्यू स्क्वायर बाय 4 बाय आर स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कटा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या यू कहो भैया एफ के बराबर, या यू कहो भैया एफ के बराबर। ठीक है सर? हाँ सर। अब बात आएगी F2 की, तो F2 कितना होगा सर? के Q1 Q2 Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर। जहां पर आपको थोड़ा तेज लगे वहां पर बता देना, कमेंट में सारी चीजें बताते रहना, सर आप तेज पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ा रहे हो, कैसा है कैसा है, मुझे पता चलता रहेगा ना मेरे पास कितना बच्चा है, किस तरीके का बच्चा है। नाउ भैया के क्यू स्क्वायर बाय 2 बाय आर स्क्वायर बाय 4, सर 2 1 2, 2 से 2 गया, ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ गया 2k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आई कैन से 2f, माने इधर जो आया वो 2f लगा। बड़ा वैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूरी सेम है, फोर्स तो 2f लगे। तो सर क्यू नेट कितना लगा? भैया इधर f इधर 2f, नेट फोर्स कितना लगा सर? 2f माइनस f, और आई कैन से ओनली f। ओनली f का मतलब 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको क्या बोल रहे हैं? सर दो चार्जेस रखे थे क्यू क्यू आर दूरी पर, आपस में कितना फोर्स लगा रहे थे? एफ फोर्स लगा रहे थे। कितना? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। एक अनचार्ज बॉडी आई, उसको मैंने क्यू के साथ टच किया, दोनों पे नेट चार्ज हो गया क्यू/2, उसको बिल्कुल बीचों बीच रख दिया r/2 दूरी पर। अब बताओ इस क्यू पर नेट फोर्स कितना लगेगा? जब इसने लगाया तो f, जब इसने लगाया तो 2f, माइनस क्या हुआ? 2f में से f माइनस करो, नेट फोर्स f लग गया। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में। f कितना है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप साथ साथ में इसको नोट करते रहिए। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है मुझसे? ये मुझसे कहता है सर अगर एक पॉइंट पर एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है Q और इसके चारों तरफ बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, अलग अलग दूरी पर, r1 दूरी पर, r2 दूरी पर, r3 दूरी पर, rn दूरी पर, तो आपको बता दूं बेटा यहां पर वो ये कहता है कि सर Q1 वाला Q वाले Q पर जो फोर्स लगाएगा वो F1 होगा, दूसरे वाला F2, F3, F4 ऐसे Fn। इस पर जो टोटल चार्ज लगेगा ना, टोटल फोर्स लगेगा, वो बाकी सभी फोर्सेस का सम हो जाएगा इंडिविजुअली। और याद रखना जब ये वाला फोर्स लगा रहा होगा तो बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है इसको। सिमिलर आपके साथ भी होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको लेना देना नहीं होना चाहिए कि साथ वाला पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वो आपकी अपनी एक जो है ना मतलब मेहनत बोलो चाहे गोल के लिए जो आप अपना पढ़ रहे हो वो आपकी अपनी तकलीफ होनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, साथ वाले को फोन किया, हाँ भाई ये तूने पढ़ लिया, तो ही भी लाइक नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा, और हम सोचते हैं यार उसने भी तो नहीं पढ़ा, हम क्या करेंगे। आपको क्या पता उसने पढ़ लिया, आपसे झूठ बोल रहा हूं। कंपटीशन तो आपके साथ ही है ना। कल को वही बंदा जब आप उसको सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे ना
तो फिर आपको और दर्द होगा। जिसको आप जानते नहीं हो वो अगर करोड़ों रुपए कमाई ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिसको जानते हो, जो आपके साथ है, आपको लगता है कि शायद ये मुझसे कम कर सकता था, शायद मैं इससे बढ़िया कर सकता था, वो हमसे ज्यादा पैसे कमाए ना, या वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो हमें और दर्द होता है, यार मैं इससे ज्यादा बढ़िया कर सकता था। टाइम वेस्ट नहीं करना है इस समय पे। टाइम वेस्टेज की वजह से जो है ना, अपन, आप समझो, पीछे हटते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। राइट, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। थोड़ा सा टाइम है, उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ हैबिट बनाइए, एक धीरे धीरे करके शुरू करिए। आज भी करेंगे ना तो होगा। देखो कैसे आप फोड़ते हो और 95 प्लस लेके आते हो। नेट फोर्स आपका F1 प्लस F2, और ऐसे करते 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 आप Fn तक पहुंच गए। ऐसे करते करते आप Fn तक पहुंच गए। सर F1 कितना है? KQQ1 by R1 square R1 cap, राइट। F2 is KQQ2 by R2 square R2 cap, और ऐसे करते करते KQQN by RN square RN cap। बेटा सारे डेरिवेशन को डिटेल्ड में करा रहा हूं। थोड़ा सा हो सकता है कि हमारा वन शॉट बड़ा हो जाए, लेकिन सब कुछ डिटेल में भी तो है, वो भी तो चीज देखो। तो सर यहां से अगर आप देखोगे ना, तो यहां से अपने को मिलेगा दैट F वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में दिस इज Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप, और ऐसे करते करते Qn बाय Rn स्क्वायर Rn कैप। और यहां से आप ले लो के क्यू समेशन ऑफ QI बाय RI स्क्वायर RI कैप, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to F, where I is equals to 1 to F. I hope this is clear to you all. राइट बच्चों, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बच्चा बाड़ी, दिस इज योर। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस है, हर एक का चार्ज 16 माइक्रोकूलम है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, पूरा नहीं सॉल्व करा रहा, आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। 16 माइक्रोकूलम जो है ना, वो हमारे कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार डिटेल लेक्चर में करा चुका हूं, आपने तो डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं। साइड जो है ना वो 0.2 मीटर है, क्योंकि एक ही वीडियो में बेटा बहुत लंबा चैप्टर, उसमें क्वेश्चंस भी कराना, सारे डेरिवेशंस भी कराना, और उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना भी वो पॉसिबल नहीं है इतने छोटे टाइम के लिए। हाँ, डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे आपके पास टॉपिक वाइज, क्वेश्चंस तो बहुत सारे कराऊंगा, डोंट वरी। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, किसी के ऊपर भी चार्ज के ऊपर फोर्स बता दो। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, नेमिंग दे दो आप इसको ABCD। पहले तो ये इसको रिपेल करेगा भैया, ये वाला इसको भी रिपेल करेगा, F मान लो, F मान लो। तो अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे बेटा। जो आप जब निकालोगे ना, तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा से आएगा, और ये वाला जो है ना, ये भी इसको रिपेल मारेगा, इसको आप F2 ले लो, ठीक है। और फाइनली कुछ ये आएगा, कुछ ये आएगा, F नेट को आप F रिजल्टेंट प्लस F2 से ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका आंसर दे रखा है, आपको ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, आपको आंसर मैंने दे दिया, कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नॉट सॉल्व, उससे मुझे पता चल जाएगा भाई मुझे करवाना है कि नहीं करवाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? कोई भी चार्ज अगर है ना आपके पास, उसके चारों तरफ एक एरिया होता है, एक रीजन होता है। कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक रीजन होता है, जिसके अंदर अगर आप कोई और चार्ज रखते हैं ना बेटा, तो ये उस चार्ज को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। बात समझना बेटा, इसको अपन सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसको अपन सोर्स चार्ज बोलते हैं, और इसकी डिटेल्ड नोट्स ना नीचे भी मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। प्लस चार्ज, सोर्स चार्ज, इधर में एक क्यू नॉट चार्ज ले आए जो इससे कुछ r दूरी पर है, इसको बोलता हूं टेस्ट चार्ज, जिसको मुझे टेस्ट करना है बेटा। इसकी एक लिमिटेशन है बच्चे, कि अगर ये वाला चार्ज r दूरी पर है तो फोर्स लगता तो के क्यू क्यू नॉट बाय R स्क्वायर R कैप लग रहा होता, राइट।
लेकिन उसमें शर्त यह है कि Q भी अपना फील्ड बनाता है, Q0 भी अपना फील्ड बनाता है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है सर मेरा तो आपको मैं बता दूं कि ये Q0 बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, ये अपना फील्ड नहीं बनाना चाहिए। यूं समझ लो कि इसको अपन बोलते हैं यूनिट चार्ज। अगर आप किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, तो आपका वो सेम का आंसर रहेगा। तो इसने कहा सर Q0 के लिमिट को आप लगभग 0 के बराबर कर दो, तब जो आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखते हो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, Q0 से डिवाइड कर दो भाई, Q0 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसका यूनिट देखोगे सर तो फोर्स पर यूनिट चार्ज माने न्यूटन पर कूलम। सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी आता है, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी आता है, बट वो अभी हमने नहीं पढ़ना है, वो सेकंड चैप्टर के अक्रॉस करेंगे। राइट है जी, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। आई नो दैट मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन बेटा आई होप आप सबको सब कुछ समझ बहुत अच्छे से आ रहा हो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक सिंगल पॉइंट था, अगर यहां पर अगर एक चार्ज क्यू था, कुछ आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो आप अजम्पशन ले रहे थे कि इधर क्यू नॉट होगा, तो आपने कहा सर ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये इधर को ऐसा रिपेल करेगा। नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, तो माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप होता। वेक्टोरियली मैग्नीट्यूड में अपन प्लस माइनस नहीं लेते होते। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, आप देख रहे हो बेटा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा मैं आप लोगों का, सब कुछ पहले से लगाया है यहां पर, टॉपिक्स, हेडिंग्स, क्वेश्चंस, आपका बस सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं और आपको सॉल्व करवा के आंसर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सर कॉन्सेप्ट सेम है, बस वहां पर एक क्यू चार्ज था, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है Q1 Q2 Qn, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर। तो सर ऐसा है ना, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सभी को आप ऐड कर दो बेटा, आप सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने कहा ये भी ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो सर ई वेक्टर जो हो गया ना, वो हो गया के क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर आर वन कैप प्लस के क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर आर टू कैप, और ऐसे करते करते भैया के क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर आर एन कैप। सर ई वेक्टर जो आपका बन रहा है दैट इज के ब्रैकेट में आप Q1 बाय आर वन स्क्वायर आर वन कैप ले लो प्लस Q2 बाय आर टू स्क्वायर आर टू कैप, और ऐसे चलते चलते Qn बाय आर एन स्क्वायर आर एन कैप। और अगर आपको याद हो तो मैं इसको देखो सबका सम ले लो, एक जनरल समेशन, और इसको लिख दो Qi बाय आर आई स्क्वायर आर आई कैप वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to f। अगर आपने फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा था बेटा, तो उसमें आप क्या करते होते थे, आप एक Q बाहर कॉमन ले रहे होते थे। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस इतना इतना दूरी पर रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछता है वो, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है 4 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। Find the point on the line joining charges at which the net electric field of the system is 0। याद रखना बेटा, 4 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम कुछ 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आपको बता दूं बेटा कि कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट ले लो आप, क्योंकि अगर सेम चार्जेस है तो बीच में ही पॉइंट आएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी है तो जो छोटा चार्ज होगा ना उसकी तरफ होगा, ये याद रखना। पढ़ो वैसे यार, इस वाले के पास ज्यादा होगा, 1 छोटा है, क्योंकि 4 वाले के पास होगा तो वो ज्यादा तेज रिपेल मार देगा।
तो इधर मान लेते हैं कि क्यू नॉट चार्ज है, इधर से अगर x दूरी ले लेता हूं तो यहां से 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब फाइनली तो आप क्या करोगे भैया, ये वाले ने मान लेते हैं E1 और ये वाला इसको रिपेल करेगा E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो तभी हो सकता है ना यार जब E1 E2 के बराबर हो जाए। E1 कितना है भैया, K इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि आपका ये आ गया ना, सॉरी K इंटू ये रहा ना E1, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर बेटा, और E2 कितना होगा, K इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। सर K से K काट दो, माइनस 6 से माइनस 6 काट दो, तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 4x का स्क्वायर, अंडर रूट कर दो, आर माइनस एक्स हो गया बेटा 4 का रूट 2, एक्स स्क्वायर का रूट x, आर बराबर 3x, x बराबर r बाई 3। अगर आप r के फॉर्म में लेते तो इधर मेरा r क्या है 2 है, तो सर x बराबर 2/3 मीटर, मानी यहां से 2/3 यहां से 1/3 दूरी पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम x इज 2/3 मीटर, फ्रॉम +4 माइक्रोकूलम डिस्टेंस इज 2 - 2/3, और आई कैन से 1/3 मीटर। Got it, guys? I hope there is not any sort of problem in this. Right, बच्चों? अब अगर आप देखेंगे तो अब मेरे पास आता है सर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यार माइक्रोस्कोपिक वाले बॉडी में ना Q बराबर एनी पॉसिबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के फॉर्म में ना डेली लाइफ में अगर हम पढ़ते तो बड़े बड़े चार्जेस पढ़ते हैं, 1 कूलम, माइक्रो कूलम, पीको कूलम, उसमें लाखों करोड़ों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समुंदर से अगर एक बाल्टी पानी आप हटा भी दो या डाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में Q इज इक्वल्स टू एनी वैलिड नहीं है भैया। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए बेटा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी इज नॉट वैलिड। ये वैलिडिटी नहीं रखता बच्चे। यहां पर बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। तो यहां पर क्या होगा ना, अब यहां पर 3 चीजें होती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बोलूं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर क्या होगा ना, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। फिर अपन क्या करते हैं, उसको छोटे की वजह से ले लेते हैं एक पॉइंट पर फोर्स, फिर उसका इंटीग्रेट करके पूरा का पूरे की वजह से ले लेते हैं। जैसे ये देखो, इसके ऊपर ऐसा क्यू 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 प्लस 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 ऐसे चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है टोटल, और इसका एल लेंथ है। अब मैंने क्या किया बेटा, एक छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, जिसका लेंथ डीएल है बेटा, यहां से एक पी पॉइंट पर जो कि बेसिकली आर दूरी पर है, अपना रखा हमने एक क्यू नॉट चार्ज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले पहले तो डीएफ निकालेंगे आप, कितना कि क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, राइट है भैया। लेकिन ये डी क्यू कितना है वो अपने को नहीं पता है। मैं आपको बता दूं बेटा, फॉर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म बॉडी जो होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ के बराबर होता है। इसको बोलते हैं लैम्डा, लाइन चार्ज डेंसिटी। डीएल मारो मल्टीप्लाई, बराबर हो गया डी क्यू, तो डी क्यू इज लैम्डा डीएल। तो आपका जो डीएफ आ रहा है बेटा वो आता है के क्यू नॉट लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप। सर एफ निकालने के लिए आपको डीएफ का मारना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जो बेसिकली आएगा के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल बाय
आर स्क्वायर आर कैप, कहां से कहां तक बेटा, 0 से एल तक। भाई यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो। और अगर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी हो ना, तो क्यू नॉट से डिवाइड मार दो, के लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 टू एल। सर खाली लाइन चार्ज डेंसिटी थोड़ी है, सर खाली लाइन चार्ज डेंसिटी थोड़ी है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है बेटा, तो फिर क्या है बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है, और वहां पर होगा सरफेस जिस पर टोटल जो चार्ज होगा बेटा उसको सिग्मा बोलेंगे, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पर लेंथ था, यहां पर सिग्मा होगा। फॉर्मूला सेम लगा दो, पूरा डेरिवेशन सेम है, सब कुछ सेम है। फॉर्मूले के लिए अगर आपने लगाना है तो डीएफ लग जाएगा बेटा के क्यू नॉट, डीएफ क्यू लगाओगे, एफ लगाओगे ना आप, तो एफ जो मेरा लगेगा दैट इज बेसिकली के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लैम्डा था तो सिग्मा आ जाएगा, डीएल है तो डी ए आ जाएगा बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से ए तक बेटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वही बात हो गई भैया, के क्यू नॉट हटाओ, सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से ए तक बेटा। जरूरी नहीं है लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज ही हो, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है। मानी पूरा लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब ले लो, क्यूबॉइड मान लो एक, इसका भी फोर्स देखो, यहां पर क्या होगा, रो होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इधर चार्ज पर यूनिट लेंथ था, इधर चार्ज पर यूनिट एरिया है, इधर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका भी अगर एफ निकालना हो तो क्या निकलेगा, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन, जहां सिग्मा वहां रो, जहां डी है वहां डीवी बटे में आर स्क्वायर आर कैप 0 से वी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना हो तो भैया के क्यू नॉट हटाओ, रो डीवी बाय आर स्क्वायर आर कैप। बेटा देखो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, अब आपको लग रहा होगा सर कहीं आप बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे, एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को घर पे पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज। वन शॉट आपने पढ़ लिया, बट फ्रैंकली बोलू ना, देखो कोई ना गट्स नहीं दिखा पाता ये बोलने का, यार वन शॉट ना उस बच्चे के लिए कभी होता ही नहीं है जो पहली बार पढ़ रहा है, मैं सच बता रहा हूं आपको। और कहीं ना अंदर से आपको भी ये बात पता है कि आप कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हो। देखो स्कूल में पढ़ा तो है ना, थोड़ा बहुत तो कानों में पढ़ा है ना, आपके समझ आ रहा होगा। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं आपको, थोड़ी सी मेहनत करोगे ना यार, आप कंफर्म कह रहा हूं 95 प्लस तो आपके है ही है। चलो आगे चलते। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग। सर लाइन चार्ज पढ़ लिया, सरफेस पढ़ लिया, आपका वॉल्यूम पढ़ लिया। सीबीएसई 2016 या 2017 का सीधा सीधा 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। सीबीएसई 2016 या 2017 का सीधा सीधा 3 मार्कर क्वेश्चन है। वो जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते आपके सामने, जो लिखा होता है कि ये डेरिवेशन पूछ रहा है, तो ये डेरिवेशन में पूछा गया था ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। सर इसमें क्या होता है, देखिएगा मैं सारे एक्सप्रेशन करा रहा हूं आपको, यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपने इसको क्लब कर दिया ना, तो आपको सभी चैप्टर्स के, जैसे वन शॉट है तो सभी चैप्टर्स के सारे डेरिवेशन आपको मिल गए यहां पर विद फुल एनर्जी, विद फुल जोश। प्लीज इसको पढ़ लेना, भले ही अगर किसी को स्लो लग रहा है तो 1.5 स्पीड कर देना, किसी को तेज लग रहा है तो 0.75 कर, पर करना जरूर, सपोर्ट करना आपके हाथ में है। पूरा सिलेबस विद द क्वालिटी कंटेंट कराना मुझे मेरे हाथ में है। सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है भैया, सरफेस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है जी सर, सेंटर, रेडियस को ए मान रहा हूं, यहां से जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है उसको एक्स मान रहा हूं। गॉट इट गाइस? इधर से एक डीएल एलिमेंट ले लेते हैं और इधर से भी एक डीएल एलिमेंट लेते हैं जिन पे डीक्यू चार्ज है। इधर से देखेंगे
तो भैया रिपेल कर दिया इसने टीई, और ये भी उस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा डीई डैश मान लो, ठीक है ना, डीई डैश मान लो। मैग्नीट्यूड की बात करते कोई बात नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा। सर इस डी डैश के दो कंपोनेंट, एक ये डीई डैश कॉस थीटा, बिकॉज इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक कंपोनेंट ऊपर डीई साइन थीटा, भैया इसके भी एक कंपोनेंट राइट साइड में डीई कॉस थीटा, एक नीचे डीई साइन थीटा। पहली बात तो ये आर निकाल दूं, जो कि क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर पाइथागोरस से। तो आर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इतना तो आपको पता ही होगा ना। तो पहले आप डीई निकाल लो, क्या होगा, के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगा। और डी क्यू तो निकालना पड़ेगा आपको। तो फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, आप इस बात से खूबखूब वाकिफ है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ बराबर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ होगा। सर ये तो पता ही था, लेकिन क्यू बाई एल तो लैम्डा था। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, इधर एल जो है ना वो सर्कल की फॉर्म में, लेंथ को सर्कल की फॉर्म में कर दिया तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस लगेगा। यार एल इज 2 पाई आर होता है, रेडियस ए है तो 2 पाई ए हो गया बेटा। तो इसलिए क्यू बाई 2 पाई ए बराबर डीएल और मल्टीप्लाई मार दो बराबर डी क्यू हो जाएगा। समझ में आया? तो सर ये कितना हो गया, के डी क्यू की जगह क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट है भैया? पर मुझे तो ई चाहिए ना, मुझे तो ई चाहिए, ये भी ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस डीई का इंटीग्रेशन मार दो, मानी के क्यू बाई 2 पाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइड करो, डीएल का इंटीग्रेशन मारो। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई ए तक। तो ई क्या होगा भैया, ई क्या होगा, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं बेटा, अगर डीई बोलो चाहे डीई डैश, बात तो एक ही है, एक ही बात है भाई, सेम चार्ज सेम दूरी सब कुछ। अगर ऐसी बात है तो डीई साइन थीटा डीई डैश साइन थीटा के बराबर होएगा बच्चे। माने ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। असल में नेट चार्ज या तो इसकी वजह से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसकी वजह से। सर दोनों की वजह से क्यों नहीं होगा, ऐड क्यों नहीं हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में। असल में आपको बता दूं बेटा, एक एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो एक पूरे सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यहां पर दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट की वजह से मैंने इसलिए कहा था आपको, समझ रहे हो, ये दिखाने के लिए मैंने दोनों एलिमेंट्स दिखाए थे आपको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बेटा, वो असल में के क्यू बाई 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और लगा देना। अब आप डीएल का इंटीग्रेशन मारो 0 से 2 पाई। और आपको एक बात बता दूं बेटा, के क्यू बाई 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बेस मानी एक्स अपॉन हाइपोटेनस माने आर, विच इज एक्स बाय आर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का मतलब पावर हाफ। बेटा अगर इस चैप्टर का धीरे वाला वीडियो भी चाहिए ना, वो भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, जो कि 2.5-3 घंटे में मैंने गॉस थ्योरम नहीं करवाया उसमें, बाकी सब करवा दिया, वो धीरे में करवा रखा है, उसको आप उसको भी देख सकते हो, है ना। कि थोड़ा तेज में कोशिश करूंगा, जो सेकंड चैप्टर, आज थोड़ा मेरे पास टाइम भी कम है और ये फर्स्ट चैप्टर लगभग हर एक बच्चे ने कर रखा है, ठीक है ना। तो जो सेकंड चैप्टर होगा उसको मैं थोड़ा धीरे से पढ़ाऊंगा। सो ये ऐसा हो गया, गॉट इट। इनटू जो डीएल का इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए। सर इस 2 पाई ए से ये 2 पाई ए कट गया,
मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के क्यू एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। किसी भी एक्शियल पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। राइट है बच्चों? अगर वो मुझसे पूछे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सेंटर पर एक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। सेंटर पर एक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। गॉट इट बच्चों? आई डोंट फील देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। अगर मैं आगे देखूं तो अगला आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक सेकंड होल्ड करिएगा, थोड़ा सा एक गिलास पानी लेके आऊं, है ना, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू कर। तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना बेटा, अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। याद है? याद है बच्चों? सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मानी अगर एक क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है और कुछ 12 दूरी पर रखा हुआ है बेटा, तो इनके बीच में ये जो पूरा सिस्टम है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अपने पास एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? पी से डिनोट करते हैं, वो होता है कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच में जो दूरी है। अगर आप इसको ऐसा लेते हैं तो P बराबर Q इंटू 2L। तो सर P बराबर Q इंटू 2L। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। P बराबर Q इंटू 2L बच्चे, राइट है बेटा? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्शियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं एक्शियल पॉइंट पर। कैसे? सर प्लस क्यू चार्ज है, सर माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर है, आर दूरी है, सॉरी एल दूरी है, एल दूरी है। फिर से बता रहा हूं बेटा, थोड़ा तेज पता क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मैं नोट सामने लिख के और आपको ये नहीं बता रहा कि देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे। उसमें ना जल्दी भी खत्म हो जाता है और जल्दी भी खत्म हो जाता है और आप समझो कुछ हाथ से लिखा भी नहीं जाता। लेकिन यहां सब कुछ लिख भी रहा हूं और इतनी जल्दी भी कर रहा हूं। यूं समझो आपके सामने भी एक चैलेंज है कि जितनी जल्दी सर लिख भी रहे, समझा भी रहे, अगर उतने जल्दी हमने चैप्टर को खत्म कर दिया ना, मजे आ जाएंगे। तो सर ये ऐसा हो गया, एफ बराबर इतना हो गया। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है बच्चे कि यार यहां पर देखो, अगर मैं इसको प्लस क्यू मान लू और इसको माइनस क्यू मान लू और इससे कुछ पी पॉइंट पर, सेंटर से हम हमेशा दूरी आर लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहां से क्या होएगा? आर प्लस एल। और यहां से क्या दूरी होगी बेटा? आर माइनस एल। तो एक्शियल पर देखो, ये वाला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बेटा, और ये वाले की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा उसको ई बी। तो ई एक्शियल जो होगा वो असल में क्या होगा बेटा? ई ए माइनस ई बी। अपने को पता है ई ए ज्यादा है और ई बी छोटा है। मानी के क्यू बाय ई ए कितना होगा? आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ये वाला के क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। राइट बच्चों? बढ़ते चलो आगे। ई एक्शियल बराबर
के क्यू को अगर कॉमन ले लेता हूं तो इधर से 1 बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। तो सर ई एक्चुअल इज इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम मारो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन दोनों का होल स्क्वायर है, लेकिन दोनों का होल स्क्वायर। सर ई एक्चुअल बराबर के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड मारो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से। सर इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, ई एक्चुअल क्या आ रहा है, के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। इसको स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे चल रहा हूं। सर ई एक्चुअल जो हुआ वो हो गया के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप 4RL को 2R इंटू 2L में लिख सकते हो बेटा, बात तो एक ही हो गई यार। 8 को आप 4 इंटू 2 तो लिख सकते हो ना, तो इसको आप के क्यू 2L इंटू 2R लिख सकते हो बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई एक्चुअल। और आई कैन से ई एक्चुअल इज इक्वल्स टू, भैया Q इंटू 2L तो P होता है, तो 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट है जी। सर एक केस आएगा जहां पर मैं डाइपोल को बहुत छोटा बताऊंगा, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल बेटा आपका, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो तो बहुत छोटा होगा आपका सेंटर से उसकी दूरी से, तो एल स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, इसलिए अपन एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे बेटा। उस केस में जो मेरा ई एक्चुअल आने वाला था दैट इज गोइंग टू बी बेटा, एल स्क्वायर को 0 मानो तो 2KPR बाय आर की पावर 4, और आई कैन से 2KP बाय आर क्यूब। याद रखना बच्चे, ये तो सिर्फ वन शॉट में डेरिवेशंस करा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस के लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस करेंगे ना, आप खुद समझ जाओगे कितना बढ़िया मजा आएगा। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल समझ रहे हो, -Q + Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये रहा P, हमेशा सेंटर से बेटा R दूरी ले रहा हूं, ये अपना L, ये अपना L। B पॉइंट अट्रैक्ट मारेगा, A पॉइंट रिपेल मारेगा, इसकी वजह से EB, इसकी वजह से EA। सर टूटेंगे तो ना कंपोनेंट, भैया थीटा थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, तो EB cos थीटा, और नीचे में जो आएगा वो EB sin थीटा आएगा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर बेटा, यानी EA cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, पैरेलल पैरेलल लाइंस है, और ऊपर में EA sin थीटा। बेटा याद रखना, चाहे EA बोलो चाहे EB बोलो, बात तो एक ही है, KQ बाय ये R ये L, तो ये वाली दूरी आ गई √ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो √ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मानी KQ बाय
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज ई ए बराबर ई बी। तो इसका मतलब सर ई ए साइन थीटा बोलो चाहे ई बी साइन थीटा बोलो, वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। नाउ आई कैन से दिस कि जो ई इक्वेटोरियल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से और इसकी वजह से, मानी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए और ई बी बराबर है कुछ ई मान लो, तो सर ई इक्वेटोरियल को मैं 2e cos थीटा लिख सकता हूं, और आई कैन से 2e की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस मानी एल ओवर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर 2q इंटू एल तो p होता है, तो ये बन गया के पी बाय पावर एक पावर आधा ऐड हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 ई इक्वेटोरियल। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चे। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहां पर। ई इक्वेटोरियल हमने यहां से कर लिया बेटा, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन सेम कंडीशन आएगा सर, ई इक्वेटोरियल आ गया के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगले पेज पे लेंगे, ई इक्वेटोरियल बराबर के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना भैया। सर फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए आपने एल स्क्वायर को इस बार भी नेग्लिजिबल मान लिया। तो सर ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वो होगा के पी बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, मानी के पी बाय आर क्यूब, मानी के पी बाय आर क्यूब। याद है जी सर, फॉर शॉर्ट डाइपोल E axial is 2 kp by r cube and E equatorial is kp by r cube। तो क्या आप ऐसा नहीं कह पा रहे कि सर E axial is twice of E equatorial? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी? सर E axial is twice of E equatorial। I hope this is clear to you all। आगे चलते। नाउ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर टॉर्क माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी रही 2l, दूरी रही 2l बेटा। सर ये प्लस क्यू तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भैया, F बराबर क्यू ई, और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में F बराबर माइनस क्यू ई। लेकिन हम सबको पता है कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स, दोनों जो ये कपलिंग हो गई ना यहां पर 11th क्लास से पढ़ते थे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ही ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक लाइन ये है फोर्स का, एक लाइन ये, इससे परपेंडिकुलर डिवाइड मार दो यहां पर, ये रही डी। अगर मैं इसको कुछ थीटा एंगल ले लेता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डी हाइपोटेनस 2l दूरी होती है, तो सर डी बराबर हो गया 2l साइन थीटा। और अगर ऐसी बात है तो टॉर्क हो गया क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, सॉरी यहां पर इसको d मान लो, तो सर क्यू ई इंटू
2L साइन थीटा। सर Q इंटू 2L P होता है, टॉर्क हुआ PE साइन थीटा। टॉर्क AB साइन थीटा को मैं A क्रॉस भी लिख सकता हूं, तो सर टॉर्क बराबर P क्रॉस E। सर टॉर्क बराबर P क्रॉस E। बच्चों आपको बता दूं कि टॉर्क या तो मिनिमम हो सकता है या तो मैक्सिमम हो सकता है। भैया मिनिमम कितना हो जाएगा? 0, जब थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 बोलो चाहे साइन 180 बोलो, दोनों ही 0 होता है। और मैक्सिमम हो जाएगा बेटा प्लस PE जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा, मानी जब वो परपेंडिकुलर रखा होगा, बिकॉज साइन 90 होता है 1। तो दो टॉर्क के केसेस भी आ गए, 0 और 90। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चले? हाँ चल सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम सबको पता है दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। बच्चों डिटेल्ड नोट्स है आपके पास, टेलीग्राम पर भी आ रहे होंगे और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिंक नहीं दिया तो अलग से एक वीडियो रिलीज हो जाएगी, वो भी देख लेना। उसमें सब कुछ, ये थियरी तो देखो किताबों में लिखा हुआ, मैं यहां पर किस लिए खड़ा हूं? आप लोगों को समझाने के लिए। डिटेल्ड एक एक लाइन वाइज वो बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं आपके पास, राइट? शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। So these are imaginary lines which shows the direction of electric field. These are imaginary lines which shows the direction of electric field, beta. Which shows the direction of electric field. अगर आप देखोगे तो जैसे ये रहा आपका लाइन, ये कर्व्ड होते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देंगे ना बेटा, तो वहां पर वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाए। और इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है भैया, तो रेडियली बाहर निकलेंगी। रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा ये टर्मिनेट करती है बेटा रेडियली। बात समझ में आ रही? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किताब से पढ़ लेना भाई। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यस बच्चा पार्टी, तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अगर मैं देखूं तो कोई भी अगर एक सरफेस है, उस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface normally। नॉर्मली का मतलब ये है बेटा कि अगर मेरे पास ये एक सरफेस है बेटा, मेरे पास ये एक सरफेस है बच्चे, ये अगर इसका एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में है तो आप फ्लक्स क्या कह देंगे भैया? EA। व्हाट इफ ऐसा हो जाए, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा है, तो आप पता है क्या कह रहे हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, एरिया वेक्टर के अलोंग या फिर नॉर्मल टू द सरफेस, इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो E cos थीटा है, जो उसके साथ जाएगा।
अब जो फ्लक्स हो जाएगा बेटा दैट इज ई ए कॉस थीटा, और आई कैन से ई डॉट ए। तो यहां से अपने को एक चीज और पता चल गई कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब एक और चीज है यहां पर बेटा, एक और चीज है, इसका पहले यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतने बड़े सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली सेम रहना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसलिए वहां पर जो हम फ्लक्स करते हैं तो वो छोटे छोटे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन करके फिर निकाल लेते हैं, तो वो ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा। अब वो सरफेस ओपन है तो ओपन, सरफेस क्लोज्ड है तो क्लोज्ड, मर्जी अपनी है, मर्जी अपनी है बेटा। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हाट? नाउ गॉस थ्योरम बेटा, नाउ गॉस थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? कोई भी क्लोज सरफेस है बेटा, उससे पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस बता दूं एक बारी, गॉसियन सरफेस बता दूं एक बारी। ये एक ऐसा सरफेस होता है where at each and every point electric field remains constant। मान लो एक यहां पर अपने पास स्फेयर है, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस होता है 3D में, चार्ज से सेम दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो जहां 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक बाउंड्री बना दो इमेजिनरी, दैट इज गॉसियन सरफेस। वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस का यूज होता है। गॉस कहता है कि सर अगर कोई भी क्लोज सरफेस है बेटा, कोई भी क्लोज सरफेस है, उस सरफेस के लिए ई डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रल मानी ई डॉट डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होनी चाहिए। इसकी जो स्टेटमेंट है वो तो आप कर ही सकते हो, राइट? तो ई डॉट डीएस फॉर अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पर ये जो क्यू है ना, दिस इज एनक्लोज्ड, मतलब अंदर कितना चार्ज है। अगर अंदर एक डाइपोल रख दूं ना मैं, अगर इसके अंदर एक डाइपोल रख दूं बेटा, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर चार्ज नहीं है क्यू नेट कितना है 0। तो यहां से ई डॉट डीएस का क्लोज सरफेस क्या निकलेगा बेटा 0। इसका मतलब गॉस थ्योरम कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज 0 फॉर दिस क्लोज सरफेस व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड दिस, क्योंकि डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। अगर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं ना बेटा, अगर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं तो आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं, सपोज करो भैया मेरे पास एक सरफेस है बेटा, मान लेते हैं कि सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, आर दूरी है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती है बेटा, और नॉर्मल टू दी सरफेस का मतलब ये होता है जो सेंटर से सरफेस मिलता है वो नॉर्मल होता है। तो ये आपका एरिया वेक्टर भी हो गया, है ना? अगर आप इधर देखेंगे तो ई डॉट डीएस का क्लोज्ड सरफेस जो है वो क्या बन सकता है, ई डीएस कॉस 0 बेटा, क्योंकि इनके बीच में क्या बन रहा है 0 एंगल। तो एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन कॉस 0 क्योंकि 1 होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर बच्चे। हाँ सर, इंटू डीएस का इंटीग्रेशन, एक स्फेयर है उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, ठीक है सर। तो के मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माने ई डॉट डीएस का जो क्लोज्ड इंटीग्रल है बेटा वो इतना है, इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ई डॉट डीएस for a closed surface is q by epsilon naught, and I hope this is very clear to you. This is the proof for Gauss theorem.
गॉस थ्योरम का ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ है बेटा। इसका एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के अगर क्वेश्चन लगा दिए जाए ना तो मजे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन की भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, आप इसको तो पहले कर लो। तो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर बेटा, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। सर एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है भैया, बिल्कुल ठीक है। इससे तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे भैया, आया ना। तो यहां ना मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, वो भी सिलिंड्रिकल फॉर्म है। बात समझ में आ रही? गॉट इट बच्चे? ठीक है, तीन सरफेस हो गए यहां पर, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप इधर देखेंगे तो एरिया वेक्टर तो ये रहा बेटा ds1, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। इस वाले के लिए एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ को ds2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। और इस वाले के लिए एरिया वेक्टर भी इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही बेटा। अगर आप यहां पर गॉस का एप्लीकेशन लगाते हैं तो गॉस हमसे क्या कहता है? सर E डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर क्या, एक दो तीन सरफेसेस है, तो E ds1 cos 90 बेटा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, पहले वाले में 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का है, प्लस E ds2 cos 90 और इसमें 0 डिग्री, प्लस E ds3 cos 0 का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बेटा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। सर cos 90 0, cos 90 0 तो क्या बचा? E ds3 cos 0 का इंटीग्रेशन बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 हो गया, E बाहर आ गया, ds3 का इंटीग्रेशन बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक सिलेंडर है, रेडियस r मान लो, तो ये इसका वर्टिकल जो आपका रखा हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एल। अगर इसका लेंथ l है और रेडियस r है, लेंथ इज l, बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी सबको उधर भेजो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा? q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। भैया q बाई एल तो लैम्डा हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गॉट इट बच्चों? दिस इज क्लियर? प्लीज नोट दिस डाउन। मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। भैया वायर की जगह अब आपने शीट पकड़ ली। शीट का मतलब समझ रहे हो? जैसे दरवाजा मान लो, आपको जब डोर को पेंट करना होता है तो आप क्या करते हो? दोनों साइड से पेंट करते हो, आगे पीछे। मानी इस साइड को एरिया वेक्टर ये रहा भैया, इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये रहा। पीछे मेरी तरफ जो दरवाजा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, उस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। कुछ ऐसा सा नहीं बन गया भैया, आया ना? दो सरफेस बन गए। माने इधर को, इधर के लिए क्या है? EMS 0 डिग्री एंगल, इधर भी EMS 0 डिग्री एंगल। यानी जो मेरा E डॉट ds है, जो बेसिकली q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये कौन कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम? और मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, ये जो डेरिवेशंस मैं करा रहा हूं ना, ये समझा रहा हूं, इसकी जो थियरी होती है ना थोड़ी बहुत, वो आपको लिखनी पड़ती है एग्जाम में, मस्ट है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। सो E डॉट ds इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? हाँ सर। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब सर इधर क्या है? E a cos 0 प्लस बेटा E a cos 0
या डीएस मान लो ना भाई, डीएस मान रहे तो डीएस मानो। तो ई डीएस कॉस 0 प्लस इसका भी सेम है एरिया वेक्टर ई डीएस कॉस 0। मैं ए मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या मान के चल रहा हूं, ए मान के चल रहा हूं। कॉस 0 तो 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। और डीएस का इंटीग्रेशन में आपको एरिया मान के चल रहा हूं कि कुछ भी एरिया है, अपने को नहीं पता, एस मान लो, ए मान लो। तो ई ए प्लस ई ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भैया 2EA बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर E बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन से 1 बाई क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू बाई ए तो क्या है, शीट है, सरफेस चार्ज यूनिट एरिया। क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, भैया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज नोट दिस डाउन। अब आगे चलते हैं बेटा, अब जरा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर ये तो अभी एक था सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो होंगे तो अब वो अलग चीज है कि दो कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैं मान लेता हूं कि इसका सिग्मा 1 है पॉजिटिव में, चाहे नेगेटिव नेगेटिव मान लो, और इस वाले का सिग्मा 2 है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। 3 रीजन है मेरे पास, 1 2 3, तीनों रीजन्स में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये पहला डेरिवेशन आया मेरे पास जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो कह रहा है यहां रखो, यहां यहां यहां, कहीं भी इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो सर ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा भैया E1, और ये वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा E2। वेक्टर लगा लो इसके ऊपर। ये वाला इस पॉइंट पे क्या करेगा, रिपेल करेगा E1, और ये पॉजिटिव भी इस सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा E2। इधर ये वाला इसको रिपेल करेगा भैया E1, और 2 वाला भी पॉजिटिव को रिपेल करेगा E2। आई होप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए वहां पर पॉइंट चार्ज रख दो, दैट्स इट, वो पता है अपने को। सर सर एक चीज देखो ना, यहां पर एक चीज देखो, जो E1 है वो कितना होगा भाई, लेफ्ट साइड है तो माइनस लगा देना, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप ले लो, ठीक है ना। और E2 भी लेफ्ट साइड है तो भाई माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। वेक्टर लगाने का पर्पस सिर्फ डायरेक्शन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इस रीजन में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ऐड होगा वेक्टोरियली, वेक्टोरियली ऐड होगा बेटा। अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां से मैं माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर सिग्मा प्लस 1 सिग्मा 2 आर कैप लिख सकता हूं। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना होगा ना बेटा, तो पता है क्या होगा, प्लस में, तब आप वेक्टर वेक्टर मत देखिएगा। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस रीजन में कितनी होगी, अगेन E1 प्लस E2। भैया E1 भी राइट साइड, E2 भी राइट साइड, भैया E1 भी राइट साइड, E2 भी राइट साइड। E1 कितना है, 1 बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप पॉजिटिव में, और E2 भी राइट साइड में ही, तो 1 बाई 2 सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। या यू कह दो भैया 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। फिर वही बात है, मैंने अभी आपको बताया, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा तो मैं कहूंगा भैया 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक ये, एक ये, दो तो मिल गए, बचता है बीच वाला। बीच वाले में E1 राइट साइड को यानी पॉजिटिव, E2 लेफ्ट साइड को यानी नेगेटिव। सर फॉर रीजन 2 E1 इज 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी सिग्मा 1,
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन आर कैप, और E2 इज माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो E इन दी सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा, ऐड ही तो होगा भैया, ये प्लस ये माइनस, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और आई कैन से सीधा मैग्नीट्यूड ले लो ना आप, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बेटा चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट लो इसका। यदि आप देख पा रहे हो तो आपको E1 मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, E2 मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, E3 मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। राइट है जी। अगर मैं केसेस लेने लग गया ना कि सिग्मा 1 भी सिग्मा बट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, मतलब वहां दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे लेकिन अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर क्या है एक प्लस सिग्मा तो एक माइनस सिग्मा, तो उस केस में बेटा E1 क्या हो जाएगा 0, E3 क्या हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन E2 क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, तो सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं केस 2 की बात करूं बेटा, तो सिग्मा 1 इज सिग्मा और सिग्मा 2 को भी सिग्मा मान रहा हूं, तो उस केस में E1 क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E3 क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, तो E2 क्या हो जाएगा 0। सो दीज आर दी केसेस। वो जो पिछला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा मेरे साथ, ये जो आपने पढ़ा मेरे साथ ये वाला, वो उसके केसेस है बेटा, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट। जिस स्पीड के साथ मैं आप लोगों को लेके गया ना, उस स्पीड के साथ अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना चैप्टर, तो यार मजे आ जाएंगे। सर फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बेटा शेल का मतलब क्या होता है, जैसे एक टेनिस बॉल होती है अंदर से खोखली, जैसे एक टेनिस बॉल होती है अंदर से खोखली बेटा, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है यार, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, तीन अलग अलग जगहों पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है बेटा। एक काम करते हैं इसी पेज पे करते हैं, स्फेरिकल शेल, उधर जगह नहीं है अपने पास, तो स्फेरिकल शेल तीन अलग अलग जगहों पर करना है मुझे। पहला आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल, क्या निकालना है लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आप पिछले कोविड वाले 2 सालों को छोड़कर उससे पहले अगर आप देखोगे, तो अगर आप 15 साल का पेपर उठाओगे तो कम से कम 12 साल में आपको गॉस थ्योरम पूछा जाएगा आपसे। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल आप क्या करेंगे भैया, शेल बनाओ। आउटसाइड का मतलब यह है, आउटसाइड का मतलब यह है बेटा कि अगर ये पूरा आर रेडियस है बेटा, तो कहीं बाहर आप ऐसे बना लो, दूरी आप स्मॉल आर ले लो और ये कह देना स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, क्या लिख दो भैया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। भैया इससे पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ को, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ को। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो हमसे क्या कहता है कि सर ई डॉट डीएस का क्लोज इंटीग्रल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। राइट बच्चों, यही तो कह रहा है ना वो हमसे कि ई डॉट डीएस का जो क्लोज इंटीग्रल दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक बात है यार, मैंने कहा सर ठीक बात है। अब देखो इधर, अब आप देखो इधर, ई डीएस कॉस 0 हो गया ये,
बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर 0 तो 1 हो गया। सर एरिया बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ई ठीक है, ds मानी स्फेयर है, गॉसियन सरफेस बनाया ना मैंने, और उसका एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, सर ये E हुआ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बच्चे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Got it, guys? I hope this is clear to you all, बच्चे. So E is Q by 4 pi epsilon naught R square. दूसरा मैंने बोला on the surface of a shell, spherical shell. सरफेस के केस में क्या करोगे बेटा, स्मॉल r कैपिटल R है बेटा, कॉन्सेप्ट पूरा सेम चलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा सेम चलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम ईडीएस कॉस 0 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ये 1 हो गया, सेम ई बाहर निकला, डीएस का 4 पाई, बस कैपिटल आर कर लेना, इसको उधर जाएगा तो ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन दो चीजें नहीं है यहां पर असल में 3 चीज बोलता है वो हमसे। तीसरा केस बोलेगा इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर, कहीं ना कहीं यहां पर, where this small r is less than capital R। और यार जब चार्ज सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ही सरफेस पे है तो अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर से खोखला है। जब चार्ज अंदर है ही 0 तो भैया E डॉट डी एस फॉर अ क्लोज्ड सरफेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मानी 0, मानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तभी तो बोला जाता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फैराडे केज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी गाड़ी किस तरीके से हमें प्रिवेंट करती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका एक स्फेरिकल शेल का डेरिवेशन। भैया सीधा सीधा 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 में ये पूछ लिया और 2 में उसका कोई क्वेश्चन पूछ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, field due to a uniformly charged insulated sphere, the last topic of this chapter। बहुत इजी है। यहां पर अब क्या होगा ना बेटा, सॉलिड, यहां पर क्या है, सॉलिड है बेटा, कि अंदर से भी भरा हुआ है क्यू चार्ज। सर एक बात बताइए, सबसे पहले वही केस आ जाएगा आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड में तो आप सीधा सीधा इसी को कॉपी कर दीजिए भैया, आउटसाइड में तो आप सीधा सीधा इसको कॉपी कर दीजिए, यहां से कॉपी होगा ना, ओ ये रहा कॉपी, ठीक है ना, इसको आप यहां पर पेस्ट कर डालिए। ओके यहां से आ गया भैया, तो अरे कॉपी तो आ गया था ना, पेस्ट कहां से करें भैया, एक मिनट बचे, एक मिनट। अरे ये जो हमारा कॉपी था, ओके अंडू कर देते भैया, चलो कोई नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं भाई, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इसमें भी वही होगा, E डॉट डी एस फॉर क्लोज सरफेस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भैया आउटसाइड के लिए फिर वही बात है, लिख लेना पूरा भैया, देखो अगर पूरा ये आ गया तो लिख लेना बेटा, लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। R इज ग्रेटर देन R,
तो पूरा आप जब समझ जाओगे तो ई आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बेटा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बच्चे, गॉट इट। और अब इसके बाद एट सरफेस या ऑन सरफेस वो भी पीछे से कर लेना, ई बराबर आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां पर तीसरा जो केस आता है वही बदल जाता है, अदरवाइज तो सेम ही हो जाता, अदरवाइज तो सेम हो जाता। तो तीसरा केस इनसाइड दी सरफेस, तीसरा केस भैया इनसाइड दी सरफेस बेटा। तीसरे केस में क्या है, ये बैंड का ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अगली क्लास में। इनसाइड दी सरफेस, सर इनसाइड दी सरफेस में क्या है, देखो कुछ ऐसा मान लिया मैंने, R is less than capital R, R is less than capital R. When R is R, then charge is Q. या यू कहो, वॉल्यूम की कहानी ले लो ना, 3D है तो वॉल्यूम ले लो। When वॉल्यूम is 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम इतना ही होता है, देन चार्ज इज क्यू बेटा। अब चार्ज क्यू है। When volume is 1 unit, then charge is Q upon 4/3 पाई आर क्यूब। ये जैसे होता है यूनिटरी मेथड से। अब अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। तो when वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, तब चार्ज जो होगा वो कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई मारो, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये काट दो तो क्यू डैश कितना मिला, क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। क्या मिला, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। सर क्यू डैश कितना मिला, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो सर ई डॉट डी एस फॉर अ क्लोज सरफेस इज क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कॉस 0 का इंटीग्रल इज क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। सर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश इज क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो सर ई बराबर क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर से ये काट दो तो ई बराबर मिला क्यू आर बाय 4 पाई आर क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां तक तो नोट करो आप लोग। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, इस चीज का अगर मुझे ग्राफ बनवाना हुआ आप लोगों से तो ग्राफ कैसे बनवाऊंगा, इसको तो याद रख देते। देखो सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था बेटा, जब R इज लेस देन R तो E तो 0 है। किस किस का ग्राफ है ये, E और R का। और जब R आपका R के बराबर हुआ तो E जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। व्हेन R इज ग्रेटर देन R तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। राइट है भैया, बाहर जैसे जैसे आप जाओगे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो विद अलोंग विद प्रीवियस वन। और इस केस में क्या हो रहा है, सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। व्हेन R इज लेस देन R, जब R के बराबर हो गया तो E हो गया मैक्सिमम। फिर वही बात, जब R इज ग्रेटर देन R, E is inversely proportional to R square. And I hope this is very, very clear to you all, बच्चों. Please note down this one also. और इसी के साथ in a very, very less than 2 hours मेरा chapter 1 का one shot is completed.
कितना लंबा चैप्टर है, स्टिल हमने इसका वन शॉट कंप्लीट कर लिया बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर आप ज्वाइन करेंगे। फिजिक्स ऑन योर टिप्स आप जरूर ज्वाइन करेंगे और मैं आप लोगों से अब सीधा मुलाकात करूंगा आपके नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट में। और जो रेगुलर कोर्स चल रहा है रे ऑप्टिक्स के डिटेल लेक्चर का, वो तो चलते ही रहेंगे। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। सपोर्ट करिएगा प्लीज। मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द बेस्ट। बाय गाइस, बाय लनियस बच्चों, जय हिंद।